जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, सीटेट के लिए लगातार ईवीएस मैथ्स प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। ईवीएस एनसीईआरटी की समरी क्लास थर्ड फोर्थ की भी कंप्लीट कर चुके हैं। मैथ्स के 6 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हमारा यहाँ पर रहने वाला है। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 ये हमारा रहेगा। एनईपी 2020 पर भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं सीटेट के, तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके कंप्लीट सीटेट के नोट्स आप ले सकते हैं। इसमें आपको सीटेट में के नोट्स के अलावा 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। कंप्लीट 150 मार्क्स का जो पेपर आता है, 20 प्रैक्टिस सेट ये रहेंगे। 20 प्रैक्टिस सेट आपके मैथ्स के अलग से रहेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के आपके अलग से रहेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर सीडीपी के 500 एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। सीडीपी प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा थर्ड फोर्थ फिफ्थ की ईवीएस की जो समरी है एनसीईआरटी की, ये समरी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। इतना सब कुछ आपको मिलेगा। कॉल नहीं करना है, कोई भी प्लीज कॉल मत कीजिएगा। सभी लोग मैसेज करके इन नोट्स को ले सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूछा गया है, ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है, ये आपका यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है, मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। सेकंड ऑप्शन, मच्छर मिट्टी के तेल में फंस जाते हैं। थर्ड ऑप्शन, मिट्टी के तेल में एक ऐसा पदार्थ होता है जो मच्छरों को मार देता है। या डी ऑप्शन, मिट्टी के तेल की गंध मच्छरों को विकर्षित करती है। आकर्षित नहीं, विकर्षित दिया गया है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा कि देखिए, मिट्टी का तेल जब हम लोग ठहरे हुए जल में डाल देते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाती। वहां उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसीलिए वहां पर मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल डाला जाता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन जो होता है वहां रुक जाता है। तो ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 दावा और तर्क दिया हुआ है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर आपका क्या होगा। फर्स्ट जो दावा है कि उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो वह डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला है तो ऊपर तैरता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड, अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व तो बढ़ जाता है, ये करेक्ट बात है। तो दोनों सही हैं, बट क्या इसका एक करेक्ट रीजन है? नहीं, करेक्ट रीजन नहीं है। तो यहाँ पर ए सही आर गलत, ये ऑप्शन गलत हो गया। दोनों गलत है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही हैं और ए सही आर की व्याख्या करता है। तो देखिए, दोनों तो सही हैं, लेकिन ये जो है आपका आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 3। अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरेगी? वह निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरेगी? नर्मदा, गोदावरी, गंगा, यमुना, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, यमुना, महानदी, गोदावरी। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत कम आने के चांसेस रहते हैं कि आजकल ये पूछ लिया जाए। इस टाइप का क्वेश्चन कम आता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा ये नर्मदा, कृष्ण और गोदावरी, ये 3 नदियां जो हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बन जाएंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है कि एक ही कमी से रक्त अल्पता यानी एनीमिया होता है। एक ही कमी से क्या होता है भाई? यहाँ पर एनीमिया हो जाता है। ठीक है ना? और बी तथा सी ए के उत्तम स्रोत हैं। तो ए बी सी क्रमशः क्या है? यानी एक ही कमी अगर हो जाए तो हमें एनीमिया रोग हो जाता है। और बी और सी जो गिवन है वो उत्तम स्रोत हैं, अच्छे स्रोत हैं ए के। तो यहां पर देखिए, एनीमिया किसकी कमी से होता है भाई? आयरन की कमी के कारण होता है। तो ये हमारा आयरन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ए बराबर हमारा आयरन हो गया, ए। ठीक है ना? ए आयरन हो गया। तो देखिए, कैल्शियम ए है नहीं, कैल्शियम है नहीं। अब बी और सी क्या है? इसके अच्छे स्रोत हैं। तो आयरन के अच्छे स्रोत दूध या अंडा है,
या पालक और खजूर है। तो यहाँ पर अगर कैल्शियम की बात होती तो हम लोग दूध और अंडा कर सकते थे, लेकिन आयरन की पूछा है तो आयरन के बेस्ट सोर्सेस क्या हो जाएंगे यहाँ पर, पालक एंड खजूर। इसलिए ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। कि ए क्या है, आयरन क्या है भाई, ए क्या है, लोहे की कमी से, आयरन की कमी से हमें एनीमिया हो जाता है, और इसके बेस्ट सोर्स क्या है, बी एंड सी है, यानी खजूर एंड पालक है। ये इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ थोड़ा सा एक देख लीजिए, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, मैंने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से डाल दिया। ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम, ये सभी रासायनिक नाम है, ये बीमारियां हैं कि इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, और ये यहाँ पर बेस्ट सोर्सेस हैं इनके। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। दूध, अंडा, पनीर, गाजर, ये इसके बेस्ट सोर्सेस रहेंगे। विटामिन बी1 और बी12 दोनों अलग अलग पूछ लिए जाते हैं, इसलिए दोनों विटामिन को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। विटामिन बी1 का नाम पूछ लिया जाता है यहाँ पर, तो थायमिन इसका नाम है। बाद में मैं एक ट्रिक भी बता के जाऊंगा आपको, सभी साइंटिफिक नेम यहाँ पर आपको लर्न हो जाएंगे। और बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है, इसके बेस्ट सोर्सेस तिल, अंडा और मूंगफली। बी12 जो है, इसकी कमी से क्या होता है भाई, एनीमिया हो जाता है, ठीक है ना। मांस, कलेजी, दूध, सब्जी, गुड़, ये सभी इसके बेस्ट सोर्स रहेंगे। विटामिन डी जो है, ये कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नेम रहेगा, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। मछली, तेल, दूध, अंडा, ये सभी इसके बेस्ट सोर्सेज रहेंगे। विटामिन ई, टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नेम रहेगा। जनन शक्ति का कम होना, और अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल, दूध, मक्खन, ये इसके बेस्ट सोर्सेज रहेंगे। विटामिन के का जो नाम रहेगा फ्लेकुनोन रहेगा, रक्त का थक्का नहीं बनता इससे, इसकी कमी से। और टमाटर, हरी सब्जियां इसके बेस्ट सोर्सेज रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये तो नॉर्मली आपको दो चीज इसमें याद रखनी है, एक तो इनका आपको रासायनिक नेम याद रखना है, साइंटिफिक नेम याद रखना है। दूसरा, आपको कौन सी बीमारी इसकी कमी से होती है और इसके बेस्ट सोर्सेज क्या है, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर एक ट्रिक है, रथ एक टॉफी, एक ट्रिक है रथ एक टॉफी, ये एक ट्रिक है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, आपको सभी विटामिन के नेम लर्न हो जाएंगे। सभी विटामिन के नेम लर्न देखिए किस तरीके से हो जाएंगे। सबसे पहले विटामिन ए, तो विटामिन ए यानी र यानी कि रेटिनॉल। विटामिन बी, थ यानी कि थाइमीन। एक यानी कि आपका विटामिन सी इसमें दे नहीं रखा, सी इसमें दे नहीं रखा, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है उसमें, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी, ठीक है ना। एक, फिर विटामिन डी का, एक यानी क आ गया, क से कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। फिर टॉफी यानी विटामिन ई, टेकोफेरॉल होता है। और फ यानी कि फिलोक्विनोन, ये विटामिन के होता है। तो मैं समझता हूँ सभी विटामिन के नेम आपको रथ एक टॉफी इस ट्रिक से लर्न हो जाएंगे, ये आप लर्न कर लीजिएगा। सभी विटामिन के साइंटिफिक नेम आपको लर्न हो चुके हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था वहां मैंने बहुत अच्छे से आपको कराया था, थ्योरी जब मैं करा रहा था वहां अच्छे से मैंने आपको ये करा रखा है कि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती और अपने अंडे कोई के घोंसले में देती है। एक्स कौन है? तो जब ये चैप्टर हमारा पक्षी वाला टॉपिक चल रहा था तो वहां मैंने अच्छे से आपको बताया था कि कौवा अपना घोंसला बनाता है, और कौवे के बारे में, घोंसले के बारे में और एक बात बताई थी कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल जो होती है उस पर घोंसला बनाता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक घोंसला बनाता है। और कोयल क्या करती है, अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, वो अपने अंडे जो होती है वो कोयल के घोंसले में दे देती है। तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोयल हो जाएगा। एक्स क्या हो जाएगी हमारी, कोयल यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तटरेखा पर है? बंगाल की खाड़ी की तटरेखा पर कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका इजी सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ओडिशा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं, इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण आपको बताना है कि इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाना शुरू कर दिए हैं। भाई बिल्कुल सही रीजन है कि लोगों ने क्या किया है, कुएं के नियर ही बोरिंग पंप सभी ने लगाना स्टार्ट कर दिए, समरसेबल लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसका ये सही रीजन है। कुओं के आसपास क्षेत्रों में मिट्टी, कंक्रीट की कमी हो गई है, ये भी सही रीजन है। कुओं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले यही यूज होते थे। तो ए और बी सही है, ए और बी सही है, तो ए और बी सही है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, भारत कि एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं और मिट्टी से पुती होती हैं। इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? देखिए, जब मैं ये पढ़ा रहा था, जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की, तो वहां मैंने सभी स्टेट्स के जो भी मकान है, चाहे वो मनाली का रहा हो, असम का रहा हो, राजस्थान का रहा हो, ठीक है ना, श्रीनगर में किस तरीके से बनाए जाते हैं, हिमाचल की बात मैंने वहां की थी, तो मैंने बताया था इस प्रकार के जो मकान होते हैं, दीवारें कच्ची होती हैं, मिट्टी से बनी होती हैं, गोबर से लीपा जाता है उन्हें, मोटी दीवार होती है, छठी छतें जो होती है कटीली झाड़ियों से ढकी होती हैं। इस टाइप के मकान आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? राजस्थान में देखने के लिए मिलते हैं। और राजस्थान कैसा है भाई? मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसलिए ट्रिक से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कीवर्ड पकड़ने की कोशिश करेंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्र जो होते हैं राजस्थान में है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर हमारा राइट आंसर इसका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, टेपियोका। टेपियोका समझते ही आपके दिमाग को तुरंत आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने थ्योरी में ये बहुत अच्छे से बताया है। टेपियोका के बारे में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, और मैंने ये भी बताया है आपको कि काफी इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन आप लोगों का बनता रहता है, इससे आप लोगों का क्वेश्चन बनता रहता है। तो टेपियोका यानी कसावा जो होता है, पौधे का खाने योग्य हिस्सा है, ए है, यह बी में उगाया जाता है। तो ए और बी क्रमशः क्या है? तो देखिए, जो टेपियोका है इसका क्या खाया जाता है? तो इसकी जड़ खाई जाती है। इसकी क्या खाई जाती है? जड़ खाई जाती है। और कहाँ खाया जाता है? केरल में खाया जाता है। या आपको ये पता होता है टेपियोका कहाँ उगाया जाता है? तो केरल में होता है। तो इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो मैंने ये भी बताया था, ये जमीन के नीचे उगता है और इसको उबाल कर खाया जाता है, इसको उबाल कर खाया जाता है। टेपियोका केरल की फेमस डिश है। टेपियोका आते ही आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि हम लोग केरल राज्य के बारे में बात यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, इसमें जैसे मछली के बारे में क्वेश्चन बन जाता है कि मछली किस प्रकार खाई जाती है। तो याद रखिएगा, इसमें गोवा का पूछा जाए तो गोवा में याद रखिएगा नारियल के तेल में मछली पकाकर खाते हैं। वहीं कश्मीर से क्वेश्चन बन जाए तो कश्मीर में सरसों के तेल में पकाकर खाते हैं। ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, कभी कभी इसी में मिक्स करके दे देता है, टेपियोका, आपका सरसों का तेल और आपका नारियल का तेल, तो मैच करने के लिए दे देता है। तो वहां मैंने बता दिया कि आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 10, राजीव अपने घर से कंपोस्ट यानी कि वनस्पति खाद बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ उसको कंपोस्ट पिट में डालने चाहिए? कौन से अपशिष्ट पदार्थ उसको अपने पिट में डालने चाहिए? ऑप्शन डी, एल्युमिनियम, पत्ती, दूध के पैकेट और अखबार। तो भाई एल्युमिनियम से काम नहीं चलेगा, दूध के पैकेट भी पॉलिथीन की हुए तो ये भी नहीं बना पाएंगे खाद। वनस्पति छिलके चल जाएंगे भाई, पॉलिथीन नहीं चलेगी, कागज चल जाएगा। वनस्पति छिलके चलेंगे, छनी हुई चाय पत्ती चलेगी, कागज चलेगा, ये तीनों चल जाएंगे। एल्युमिनियम पत्ती नहीं चलेगी, वनस्पति छिलके चल जाएंगे, अंडों के छिलके चल जाएंगे। तो ये इसलिए कट गया ये ऑप्शन क्योंकि यहाँ पर एल्युमिनियम की पत्ती गिवन थी। बी ऑप्शन इसलिए कट गया, यहाँ पर पॉलीथीन थी। डी ऑप्शन इसलिए एलिमिनेट हमने कर दिया कि एल्युमिनियम गिवन थी। अगर आप एलिमिनेट करके ऑप्शंस को सॉल्व करोगे, ऑप्शंस को आप देखेंगे और एलिमिनेट करेंगे, तो आप लोग इजीली आंसर तक पहुंच पाओगे। इसलिए ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। बहुत ही तसल्ली से सॉल्व करना है, थोड़ा सा भी माइंड खुला रखा आपने तो सीटेट पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही इजी एग्जाम ये होता है, बहुत इजी एग्जाम है, इसको कहूंगा, इसको पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ा सा रिलैक्स होकर आप लोग पेपर सॉल्व कीजिएगा, थोड़ी सी समझ आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप डेफिनेटली पेपर पास कर जाओगे। न सिर्फ पास करोगे बल्कि बहुत अच्छा स्कोर भी आप करोगे। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, सीटेट में मैं बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिलाकर रहूंगा, ये मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपकी और अपनी दोनों की मेहनत पर पूरा भरोसा है कि हम लोग बहुत अच्छा स्कोर इस बार करेंगे। तो अगर आप मेरे ग्रुप को या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें, इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। सीटेट के नोट्स भी आप इसी नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। कंप्लीट नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर 150 नंबर का पूरा प्रैक्टिस सेट जो है 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट के अलावा ईवीएस के 20 प्रैक्टिस सेट, एनसीईआरटी की समरी मिलेगी ईवीएस की। इसके अलावा आपको यहाँ पर सीडीपी के 500 क्वेश्चन, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के, 20 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर ईवीएस के प्रोवाइड कराए जाएंगे। सीडीपी के 500 एमसीक्यू भी आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से मैं दे दूंगा। 11 क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 पर चलने से पहले अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं या अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। दावा दिया गया है शकरकंद एक जड़ है, ये दावा दिया गया है भाई, दावा किया गया है कि शकरकंद क्या है?
एक जड़ है, ठीक है ना, और यह भोजन खाद्य पदार्थ संग्रहित करती है। तो भाई ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों सही है, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाते हैं। और क्या जो तर्क दिया गया है वो तर्क सही है, तो भाई तर्क भी सही है यहां पर, इसलिए ऑप्शन एक के साथ मैं जाऊंगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बीज क्या है? तो देखिए बीज सजीव होता है पहली बात तो निर्जीव है निर्जीव है, दोनों ऑप्शन कट गए। ये निर्जीव है निर्जीव है, ये दोनों ऑप्शन हमने काट दिए। अब सजीव है, क्यों सजीव है? क्योंकि वो पौधे का भाग है। सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। इन दोनों में से आपको चुनना है, आप किसके साथ जाना चाहोगे। निर्जीव है इतना मैंने काट दिया, तो देखिए दोनों में अगर हम बेस्ट ऑप्शन चूज करें, दोनों में बेस्ट ऑप्शन अगर हम चुने ए और सी में, तो मैं सी के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि बीज एक सजीव है, ये क्या करता है, ये पौधे में वृद्धि कर सकता है, पौधे में क्या कर सकता है, ये वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका रहेगा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविताओं और कहानियों का महत्व है। कविताओं और कहानियों का क्या महत्व है, ये यहाँ पर पूछा गया है। कविता और कहानियों का क्या महत्व है? बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही बात है भाई। बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है, सही बात है। विभिन्न अमूर्त वातावरण की व्याख्या होती है, विभिन्न अमूर्त वातावरण की व्याख्या होती है, तो भाई ये ऑप्शन सही नहीं है। तो जहां डी गलत है उसको हम गलत कर देंगे, तो ये कट गया, ये कट गया, ए और डी कट गए हमारे, और बी, तो सी करेक्ट आंसर हमारा, ए बी सी करेक्ट आंसर हमारा। 10 मिनट बाद दे जाना, कोई बात नहीं, 10 मिनट गर्म करते जाना ना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, दावा केंचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। केंचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है, और इसके पीछे तर्क है। तर्क क्या दे रखा है कि केंचुए खरपतवारों को नष्ट करते हैं। केंचुए क्या करते हैं? खरपतवारों को नष्ट करते हैं। ये इसके पीछे का तर्क यहाँ पर दिया गया है, ये इसके पीछे का तर्क यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए केंचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र है, ये तो बात सही है। और केंचुआ खरपतवारों को नष्ट करते हैं ऐसा कुछ नहीं है। केंचुआ भाई बहुत अच्छा होता है, ये मिट्टी को एक तरीके से उसमें खाद पैदा करता है, मिट्टी को खोखला बनाता है, तो ये किसानों को मित्र इसलिए कहा जाता है। तो ये खरपतवारों को नष्ट करते हैं ऐसा कुछ नहीं है, है ना, ये खरपतवार को नष्ट नहीं करते, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर बनेगा ए सही माना जाएगा, सिर्फ ए सही है आर गलत है, ए सही है आर गलत है, तो ए सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए सही है आर गलत है। क्वेश्चन 15, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से क्या क्या हम लोग करना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन लिखना, बिल्कुल करेक्ट बात है। बच्चों के सिर्फ कुछ ही बच्चों पर केंद्रित होना, देखते हैं भाई। बच्चों के सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी अभिलेख करना। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, बच्चों के पूर्व अभिलेखों की तुलना करना। तो देखिए सभी में 3-3 ऑप्शन है, तो पूर्व अभिलेखों की हम तुलना करें ऐसा पॉसिबल नहीं, तुलना करना होता है बहुत ही गलत। तो तुलना करना ये ऑप्शन में गिवन है, तो इसको मैं काट दूंगा, यानी ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। अब जहां जहां डी है वो सभी गलत हो जाएंगे, जहां जहां डी है वो सभी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी था, ये रॉन्ग हो गया, इसमें डी था, ये रॉन्ग हो गया, इसमें डी था, ये रॉन्ग हो गया। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, बिना कुछ पढ़े हम इसी को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए को, क्योंकि मैंने बताया था तुलना करना, कंठस्थ करना, याद करना, रटना, परिभाषा याद करना, सूत्र याद करना, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी नेगेटिव कीवर्ड होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? नेगेटिव कीवर्ड होते हैं। जब हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो इन नेगेटिव कीवर्ड का वहां कोई काम नहीं होता, इनको दिखते ही आप लोग एलिमिनेट कर दीजिए। जब आपने ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक आपके पास से एलिमिनेट हो गए, क्योंकि उन तीनों ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं डी गिवन था ऑलरेडी। तो इसीलिए ए ऑप्शन जो है इसके साथ हम लोग जाएंगे, और ए ही हमारा करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। क्वेश्चन 16, दावा किया है फिर तर्क दिया गया है, दावा किया गया है और तर्क भी यहां पर दिया गया है कि झूम की खेती में खरपतवार को उखाड़ने के स्थान पर काट दिया जाता है, जला दिया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, मैं झूम की खेती के बारे में बता रहा था। तो वहां क्या किया जाता है, एक फसल उगाने के बाद कई सालों तक वहां की फसल जो है
उसकी जमीन को खाली छोड़ा जाता है और जो भी वहां उगाता है, खरपतवार उगाते हैं, उनको काट कर वहीं जला दिया जाता है। जलाने के पीछे का रीजन ये है कि जो उसमें से जलाने के बाद राख बनती है, वो राख वहां पर खाद का काम करती है, इसलिए उसको जला दिया जाता है। तो यहाँ गिवन है कि राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन ए बी। तो ए बी सही है और इसके पीछे जो तर्क दिया गया है, ये तर्क भी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन एक जो है ये करेक्ट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है। प्रस्तावना नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं पूछा गया है, इसमें नहीं पूछा गया है। तो करके सीखने वाली गतिविधियां हैं भाई, बिल्कुल हैं, करके सीखने पर तो जोर देते ही है हमारी, ठीक है ना, चाहे वो एनईपी 2020 हो चाहे एनसीएफ 2005 हो। विषय संबंधी उपागम, विद्यार्थियों के अनुभव व संदर्भ को जोड़ना, बिल्कुल ठीक है। तकनीकी शब्दावली को जानना, देखिए तकनीकी शब्दावली भी एक नेगेटिव कीवर्ड है और नेगेटिव कीवर्ड में और नेगेटिव ही हमसे आंसर पूछा गया है, और तकनीकी शब्दावली को जानना या याद करना या रटना, तो ये सब कुछ हमारे लिए फिर नेगेटिव कीवर्ड हो जाएगा और नेगेटिव क्वेश्चन था, तो यही राइट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। 18 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया गया है? पालन क्यों किया गया है ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके पीछे पालन किए जाने का क्या रीजन है, सही कारण क्या है ये बताना है। एक ही बार में अधिक से अधिक संकल्पना को पूरा करना। ऑप्शन बी, संसाधनों को बचाना। ऑप्शन सी, बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को समाज प्रकृति दोनों के बारे में संवेदनशील बनाना। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी बनेगा कि बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 19, कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालय क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है? कौन सा महत्वपूर्ण लक्षण है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन डी से चलते हैं, अपने बच्चों को पिकनिक पर जाते हुए देख अभिभावकों को प्रसन्नता होती है। भाई पेरेंट्स खुश हो जाते हैं पिकनिक पर ले जाने पर, इसलिए यहाँ पर पर्यावरण में ईवीएस में भ्रमण रखा गया है, तो भाई ये तो ऑप्शन रॉन्ग है। शिक्षण अधिगम के लिए निधि का सही उपयोग करना, ये निधि का सही उपयोग हो रहा है कि बच्चों को भ्रमण पर ले जा रहे हैं, बकवास ऑप्शन है। विद्यार्थियों शिक्षक दोनों को नियमित सीखने सिखाने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलती है। भाई सीखने सिखाने की प्रक्रिया से मुक्ति थोड़ी मिल रही है, कहीं हम जा रहे हैं तो, ठीक है ना। और फर्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने और सीखने की के लिए रुचि जगती है। भाई उसमें बच्चों को कहीं पिकनिक ले जाओगे तो बच्चे इच्छुक जिज्ञासु होते हैं, काफ़ी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। कहीं ट्रिप पर आप ले जाओगे वहाँ से बच्चे बहुत कुछ सीख कर भी आते हैं। तो ऑप्शन ए के साथ मैं जाना चाहूँगा, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। पेरेंट्स खुश होते हैं मान लिया मैंने, बट ये रीज़न थोड़ी है कि इसलिए हम पिकनिक पर बच्चों को ले जाते हैं कि पेरेंट्स हमारे खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20 की तरफ चलूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चलन का समर्थन करता है सिवाय, किसी एक के नहीं करता, बाकी सबका करता है, सिवाय विद्यार्थी की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई। विद्यार्थियों में सहयोग को बढ़ावा मिलता है, बिल्कुल सहयोग को बढ़ावा मिलता है, ये भी सही है। पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन से अनुभव से बेहतर मानना, ये भी सही है। विद्यार्थियों को सक्षम करना कि वे समालोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कर सकें, तो यही इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। मैं इसमें बी के साथ जाना चाहूंगा कि पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर मानेंगे हम लोग। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण से निम्न में सभी चलन का समर्थन करता है सिवाय पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर मानना। नहीं नहीं नहीं, ए ही सही होगा, ए ही सही होगा। इसमें क्या होगा, ए ही सही हमारा यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आने से पहले अगर आप सीटेट के नोट्स लेना चाहें इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। सभी नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे पांचों सब्जेक्ट के। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। प्रैक्टिस सेट 150 नंबर के 20 रहेंगे, ईवीएस के अलग से 20 रहेंगे, मैथ्स के अलग से 20 रहेंगे, सीडीपी के 500 क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस के लिए रहेंगे, और एनसीईआरटी की समरी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए थे वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान दिया गया है।
खाली स्थान दिए जाने के पीछे का भाई रीजन क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि खाली स्थान किस लिए दिया गया है। अधिक संख्या में अभ्यास पत्रक शामिल करने के लिए दिया गया है खाली स्थान। ऑप्शन सी, मुख्य बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए, विषय की सामान्य संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए दिया गया है, या विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के अवसर देने के लिए दिया गया है। तो खालिस्तान देने छोड़ने का रीजन ये है कि चैप्टर में से फिल इन द ब्लैंक्स खालिस्तान दिए जाते हैं, बच्चे चिंतन मनन करके उन खालिस्तान को भर सकें, सोच सकें कि यहाँ क्या आना चाहिए, हमने क्या पढ़ा था। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड की पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ 2005 ने कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की, इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि ईवीएस किस क्लास से किस क्लास तक, तो याद रखिएगा ईवीएस आपकी 3rd to 5th चलती है। ईवीएस की बुक जो है ये क्लास 3rd से लेकर 5th के लिए है। ये बुक किसके लिए है, 3rd से लेकर 5th के लिए है। तो भाई बुक नहीं दी, इसके पीछे का रीजन क्या है कि विद्यार्थी संदर्भ अधिगम परिवेश से ही सीखते हैं, जो उनके पास आसपास का एनवायरनमेंट है उसी से बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे जो सीखते हैं, बहुत छोटा बच्चा सीखता है और वो अपने आसपास के माहौल से ही चीजें सीखते हैं और उन पर ज्यादा लोड ना पड़े बुक्स का, ये भी इसका एक मेन रीजन है। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के उपरांत उपयुक्त है, ऐसा कोई रीजन नहीं है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को पाठ्यचर्या के भार को कम करना, मैंने क्या बताया, ज्यादा बच्चों को लोड ना हो, उनका सिलेबस कम किया जा सके, करिकुलम कम किया जा सके, तो ये भी सही ऑप्शन है। तो उस वेड जो यहाँ पर सही ऑप्शन बनेंगे ए एंड डी, ए एंड डी हमारे सही हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कर सकते थे आप, आपने सी ऑप्शन को काट दिया तो सी कटते ही ये गया और ये गया, बी को काट दिया, बी कटते ही आपका ये गया, बी करते ही आपका ये ऑप्शन भी गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर राइट आंसर यहाँ पर आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक दक्ष पर्यावरण अधिगम शिक्षक वह है, यानी एक्सपर्ट शिक्षक कौन है ईवीएस का, ऐसे शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करता है करती है जो बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, भाई सही सा लग रहा है, वास्तविक विषय से संबंधित हो, विद्यालय से वास्तविक तौर पर संबंधित हो, ऑप्शन डी वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो। अगर देखिए मैंने बताया था ऑप्शन ए मुझे ठीक लग रहा है तो ऑप्शन ए ठीक है, मैंने कहा था भाई मुझे बी भी ठीक लग रहा है तो ऑप्शन बी भी ठीक है, और मैंने कहा था ये मुझे सी भी ठीक लग रहा है, सी भी ठीक है। बट अगर आप जाओ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी की तरफ, अगर आप ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी में आपको ऑप्शन ए भी मिल जाएगा, ऑप्शन बी भी दिख जाएगा, ऑप्शन सी भी आपको दिख जाएगा। तो तीनों के तीनों ऑप्शंस को अगर हम लोग तीनों के तीनों क्वेश्चंस की अगर हम तीनों के निचोड़ पे पहुंचे हैं तो इन तीनों क्वेश्चंस तीनों ऑप्शंस का निचोड़ आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यही हमारा बेस्ट आंसर बन जाएगा। टीटेट में मैंने क्या बताया था, आपको लग सकता है कि इसके 2 आंसर सही हैं, इसके 2 ऑप्शन सही हैं, बट उन दोनों में भी आपको क्लोज आंसर चुनना है, उन दोनों में बेस्ट ऑप्शन आपको चुनकर आपको अपना आंसर निकालना है। कभी कभी टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही मानूं या ये सही मानूं, तो यहाँ आंसर ए भी सही है, यहाँ आंसर बी भी सही है, यहाँ आंसर सी ऑप्शन भी ठीक है। बट जब आप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हो, जब आप ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हो तो वहां आपको इन सभी ऑप्शंस का निचोड़ यहाँ मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 के प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है, समुदाय जरूरी क्यों है ये पूछा गया है। क्योंकि समुदाय क्यों जरूरी है भाई, इसकी रीजन यह आसानी से उपलब्ध संसाधन है, समुदाय इजीली मिल जाता है। ऑप्शन बी इसमें बड़े और समझदार लोग होते हैं, अच्छा भाई समुदाय में छोटे लोग भी हो सकते हैं। यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है, और ऑप्शन डी इसके लिए किसी को उसके खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। तो भाई प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन के लिए समुदाय जरूरी है, क्योंकि यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है, रियल लाइफ में हमें सीखने के लिए चीजें मिलती हैं कम्युनिटी से, इसलिए बेस्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है एक फोल्डर जिसमें विद्यार्थी एक सत्र के अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट एवं अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं उसे क्या कहा जाता है।
उसे क्या कहा जाता है? भाई ये क्वेश्चन ज्यादातर आता रहता है, इसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। क्या किया जाता है? पोर्टफोलियो कहा जाता है। पोर्टफोलियो इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 26 26वें नंबर का क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। और मैं फिर कहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन, ये क्लास पसंद आ रही हो तो आप एक कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 26, एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता दर्शाती है? किसकी ईवीएस की पुस्तक कौन सी विशिष्टता यहाँ पर दर्शाती है? ऑप्शन ए, यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की जरूरतों का ध्यान रखती है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है भाई, विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स का ध्यान रखती है। इसमें वास्तविक कहानियां घटना है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। यह एकीकृत, एकीकृत का मतलब हो गया यहाँ पर इतिहास भी मिल गया, भूगोल भी मिल गया, आपको पॉलिटी भी मिल गई, साइंस भी मिल गई, यानी एसएसटी और साइंस आपको ईवीएस में एक साथ देखने के लिए मिल जाती है। एकीकृत का मतलब, इंटीग्रेटेड का मतलब यहाँ पर ही हो जाएगा। इंटीग्रेटेड रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित है, ऐसा नहीं है, तो ये डी ऑप्शन गलत है। जहां जहां डी हो काट दो, जहां जहां डी हो काट दो, और एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक है तो इसलिए ए भी काट दिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। कितना इजी है, एलिमिनेट करके करेंगे, पेपर को एलिमिनेट करके कीजिएगा ऑप्शंस को, आप लोग इजीली आंसर तक पहुंच पाओगे। क्वेश्चन 27, पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखें का उद्देश्य क्या है? यानी विभिन्न प्रकरण दे रखे हैं, उनमें आओ करके सीखें गिवन है, उसका पीछे का रीजन क्या है? उसका पीछे का रीजन क्या है? विद्यार्थियों को संलग्न करने में, विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना, वैज्ञानिक शब्दावली को सीखना, या परीक्षा में उत्तम परिणाम द्वारा अधिगम प्रतिफल को प्राप्त करना। तो भाई आओ करके सीखने का उद्देश्य है विद्यार्थी को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना, बच्चे खुद सीखें, खुद करके सीखें, इसलिए यहां पर यह दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? पर्यावरण अध्ययन के यहाँ पर उद्देश्य क्या क्या है ये बताना है। विद्यार्थियों को मुख्य बिंदु को याद करना, देखो याद करना आ गया, ठीक है, याद करना आते ही यहाँ पर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा, काट दो इसको, काट, बिल्कुल काट दीजिए। अब जहां जहां ए ऑप्शन है, देखिए आंसर निकालने का तरीका बताऊं, विद इन 5 सेकंड आंसर निकल आया। हमने ऑप्शन ए पढ़ा, ऑप्शन ए को हमने एलिमिनेट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो देखिए इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी हमारा ए आ रहा है। एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन तैयार करते हैं कि बच्चे इजीली सॉल्व कर पाए, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने तैयारी की है, जिन्होंने प्रैक्टिस की है। आपने कितना भी पढ़ा है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे, स्पीड से सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। ए ऑप्शन पढ़ते ही मैंने वो एलिमिनेट कर दिया, और जब ऑप्शन ए एलिमिनेट हमने किया तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक आंसर हमारे पास बचा। कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं, जरूरत पड़ी, आप खुद देख सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा में पढ़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी है। बट अगर हम इसमें देखें कि निम्न में से पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, जी हाँ भाई। विद्यार्थियों को एक दूसरे की संस्कृति का अस्वीकार, भाई हम एक दूसरे की संस्कृति को अस्वीकार क्यों करने लगे? तो ये भाई ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। और विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाना, ये भाई ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी कैसे बने, जिम्मेदार नागरिक बने। जैसे हमें कहीं भी गंदगी ना फैलाना, पानी को वेस्ट ना करना, है ना, पॉल्यूशन हमारी वजह से नहीं बढ़ना चाहिए, हमें रोड पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ये इस तरीके से चीजें हम करेंगे तो इससे हमारा घर, घर के बाद गांव, जिला, तहसील, देश को हम लोग स्वच्छ बना सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 जो है कि प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण क्या प्राय रखता है, अभिप्राय क्या रखता है? विद्यार्थी कम जिज्ञासु होते हैं, किसने बोला विद्यार्थी कम जिज्ञासु होते हैं? भाई सबसे ज्यादा जिज्ञासु जो है वो एक स्टूडेंट ही है। एक स्टूडेंट से ज्यादा जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखता हो, जो ज्यादा नॉलेज ग्रहण करना चाहता है, जो किसी चीज के बारे में ज्यादा जानना चाहता है, उसे जिज्ञासु कहा जाता है। तो विद्यार्थी कम जिज्ञासु होते हैं, जी नहीं, विद्यार्थी ज्यादा जिज्ञासु हो, विद्यार्थी कम गलतियां करें, या विद्यार्थी अच्छे रेखा चित्र बनाने व लेखन कौशल विकसित करें। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिक्रम प्राय रखता है कि विद्यार्थी ज्यादा जागरूक हो, ज्यादा जिज्ञासु हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा।
और क्वेश्चन 30 पर आने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सीटेट के नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के नोट्स आप लोग ले पाएंगे। सीटेट के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे यहाँ आपको। इसके अलावा 500 क्वेश्चन सीडीपी के मिलेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के मिलेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के मिलेंगे, एनसीईआरटी की समरी मिलेगी। एनसीईआरटी की समरी के अलावा यहाँ पर 20 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 20 कंप्लीट 150 नंबर के प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो ये सब कुछ मिलने वाला आपको इस नंबर पर मैसेज करके। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, जिन लोगों को नोट्स लेने हो सिर्फ और सिर्फ मैसेज कीजिएगा, मैसेज करके आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है, वाई के जिले एक्स में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई क्या है? तो भाई मधुबनी बिहार, कन्नौज उत्तर प्रदेश, वर्ली महाराष्ट्र, सोलन हिमाचल प्रदेश। तो भाई उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसका नाम है कन्नौज, यहाँ पर इत्र तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है ये इत्र के लिए बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर ये कई बार पूछ, और मधुबनी क्या है? मधुबनी एक पेंटिंग है, इसके लिए बिहार फेमस है। इसके लिए क्या है? बिहार फेमस है। ये पूछ लिया था मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, तो बिहार की है। और मधुबनी वहां एक जिला भी है, मधुबनी जिले का नाम मधुबनी पेंटिंग के नाम पर ही पड़ा है, बिहार के अंदर एक जिला भी है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है ये इत्र के लिए फेमस है। इस तरीके से हमारे आज के टॉप 30 सुपर 30 क्वेश्चन यहाँ होते हैं कंप्लीट। नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज करके सभी नोट्स मिल जाएंगे। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में जाके लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप लोग टेलीग्राम चैनल भी हम वहाँ मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही सुपर 30 क्वेश्चन इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में थे। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोग मिलेंगे। अगर आपको वीडियो इस सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए थे या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।